आज की पहली खबर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर की है, जिसके जरिए उन्होंने प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ एक अहम बैठक की। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त के चंडीगढ़ प्रवास के चौथे दिन ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उधर पलवल के जिला नागरिक अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं गुरुग्राम में बहुप्रतीक्षित टावर ऑफ जस्टिस का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल भी बताएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ एक अहम बैठक की। सीएम ने मानसून और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को समय रहते पुख्ता तैयारियां पूरी करने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान पानीपत के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने मुख्यमंत्री को जिले की स्थिति से अवगत कराया। डीसी ने दावा किया कि शहर की मुख्य ड्रेनेज की सफाई करा दी गई है और यमुना क्षेत्र के तटबंधों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे शहर में जलभराव की समस्या नहीं आएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद उपायुक्त ने स्थानीय अधिकारियों की बैठक लेकर 24 घंटे नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने और संसाधन तैयार रखने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर रात हरियाणा जिले के तमाम जिला उपायुक्तों से मानसून से संबंधित जानकारी ली। वहीं उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि जहां पर बारिश है वहां पर जल भराव ना हो और जहां पर यमुना तलहटी से जिले हैं वहां पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का लगातार दौरा करें। वहीं जिला उपायुक्तों ने उनको आश्वासन दिया है कि तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं और भविष्य में कहीं भी जल भराव नहीं मिलेगा, जिसको लेकर तमाम जिला उपायुक्त और नगर निगम की टीमें लगी हुई हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त के चंडीगढ़ प्रवास के चौथे दिन ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं, सुझाव और संगठन से जुड़े मुद्दे सुने। कांग्रेस नेतृत्व का उद्देश्य जमीनी स्तर से फीडबैक लेकर संगठन को और मजबूत करना तथा आगामी राजनीतिक रणनीति को धार देना है। लगातार बैठकों के जरिए प्रदेश संगठन को सक्रिय और प्रभावी बनाने की कवायद जारी है। हरियाणा कांग्रेस के नेता और उनके कार्यकर्ता पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर जारी है, चिंतन मनन मंथन जारी है। आपको बता दें कि नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त 4 दिनों से चंडीगढ़ में है। आज उनके प्रवास का चौथा दिन है और चौथे प्रवास के दिन ओपन हाउस कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उन्होंने नेताओं कार्यकर्ताओं से बारी बारी मुलाकात की और हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने चिंतन मनन मंथन किया। बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए, काफी चीजों के बारे में उन्होंने जाना। आपको बता दें कि जैसा कि आपको हम बार बार अपडेट देते रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने जिला अध्यक्षों से मुलाकात की थी, उनसे भी कई सारी चीजों को जानने का प्रयास किया था और हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और इस चौथे दिन पर भी ओपन हाउस कार्यक्रम में भी उन्होंने कई सारे नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और हरियाणा कांग्रेस को जगह जगह मजबूत करने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से कांग्रेस को एक शक्तिशाली बनाने के लिए पूरी तरीके से जुट गए हैं। तो कुल मिलाकर जब से नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त आए हैं, पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राज के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में दिल्ली के 25 से अधिक व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। उद्योग मंत्री ने कहा कि सोनीपत में विदेशों के तर्ज पर एक विश्व स्तरीय मॉडर्न बाजार विकसित किया जाएगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के राजस्व में भी इजाफा होगा। दिल्ली के उद्योगपति और व्यापारियों के साथ हरियाणा के उद्योग मंत्री ने एक बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उस बैठक के अंदर मौजूद थे। हरियाणा में किस तरीके से निवेश को बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ उद्योग मंत्री राव नरबीर जी हैं, उन्हीं से बात करता हूं। सर, किस तरीके की वो बैठक रही और क्या आश्वासन उस बैठक के? नहीं, ये तकरीबन दिल्ली के जो हमारे थोक के व्यापारी हैं, जैसे आप लगाओ कि अलग अलग सदर बाजार, भागीरथ पैलेस,
चांदनी चौक और जो कई बाजार हैं वो दिल्ली में बहुत कंजेस्टेड हो चुके। आप उनके अंदर जाओगे, सांस लेने की भी आपको जगह नहीं मिलती। और सबसे बुरी व्यवस्था वहाँ पर टॉयलेट की है। आम आदमी परिवार के साथ चला जाए तो टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। और बहुत जो नई पीढ़ी हमारी आई है व्यापार करने वाले उन लोगों के परिवार की, तो वे लोग भी तंग हैं वहाँ जाने से। और उन व्यापारियों ने हमसे कहा कि हमारी नई पीढ़ी इन सदर बाजार वगैरह में बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें एक खुला वातावरण चाहिए। और आधुनिक युग में पैसे के बावजूद लोगों को एक अच्छी बैठने की जगह व्यवस्था चाहिए। तो दिल्ली के नज़दीक हमारा हरियाणा है, तो वे व्यापारी पहले कई सालों से मनोहर लाल जी से मिल रहे थे। मनोहर लाल जी अब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आप पसंद करो, तो उन्होंने सोनीपत के पास, ये हमारे कुंडली बॉर्डर से जगह पसंद करी। 2-3 जगह हमने उनको दिखाई, एक ही जगह पे सारा व्यापार हो जाए, आने जाने की सुविधा हो, RRTS वहाँ चलेगी, मेट्रो वहाँ चलेगी, दिल्ली से कनेक्टिविटी NH27 की अच्छी है, वहाँ 44 की, तो लोगों को सुविधा भी हो जाएगी, एक अच्छे वातावरण में व्यापार करने का अवसर मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले दिनों कई घंटे हमारी मीटिंग हुई। तकरीबन 28 एसोसिएशन उसमें आई थी। पहले सबकी बात सुनी, उसके बाद अलग अलग भी वे मिले, कई घंटों तक मीटिंग चली। और मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता वे यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने अपनी कंसेंट दी है कि हम आना चाहते हैं। कुछ नेगोशिएशंस हैं वो हम कर लेंगे कि इनको क्या क्या फायदा होगा यहाँ आने से, और उनका मन है कि हम दिल्ली से निकले वहाँ आए। हरियाणा को इससे कितना फायदा होने वाला और युवाओं को रोजगार के भी नए आयाम जो अवसर मिलते हुए? जी, अवसर तो जो भी कोई व्यापार आता है, कोई ट्रेडिंग करता है या उद्योग लगाता है, तो अवसर तो रोजगार के मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हरियाणा को अवसर ये मिलेगा, एक तो इन लोगों को सहूलियत मिल जाएगी अच्छे वातावरण में रहने की, और हम एक मॉडल बाजार बनाएंगे जो बहुत ही अच्छा होगा, यूरोपियन स्टाइल में होगा। दूसरा, GST कलेक्शन हमारा बढ़ेगा। हमें ज़्यादा फायदा इस बात का होगा कि जो थोक में जितना व्यापार होगा वहाँ, उसकी GST कलेक्शन हरियाणा को ही मिलेगी। तो GST CST 9% हर चीज़ तकरीबन होता है, तो जितना आधा मिलेगा हमें मिलेगा। उनकी मांग थी कि उनको ना सिर्फ एक शॉप, उसके साथ साथ एक गोडाउन की भी मांग आपके समक्ष रखी गई थी, जिससे कि हम गोडाउन की भी व्यवस्था करेंगे, हम उनके रहने वाले कर्मचारियों की भी व्यवस्था करेंगे। एक ऐसी फैसिलिटी देंगे जो कभी भी किसी प्रदेश में ना मिली होगी, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के बिल्कुल करीब है। दिल्ली को 3 तरफ से घेरता हरियाणा। व्यापारियों को भी फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा। जो कर्मचारी अधिकारी वहाँ कोई काम करेंगे या व्यापारी काम करेगा, तो उनको भी बहुत फायदा होगा। एक अच्छे वातावरण में उनको अपना जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में किस तरीके से अब नए विकास कार्य या फिर उद्योग आने वाले हैं जिससे कि और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके? देखो, हमने अभी पिछले 1 जून को अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की थी। उसकी स्कीम बन के मुझे उम्मीद है कि जुलाई तक वो स्कीम बन जाएंगी। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और हम और मुख्यमंत्री जी कई जगह हम इन्वेस्टर मीट भी करेंगे अलग अलग प्रदेशों में। और जहाँ तक मंजूरी मिल पाई सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो 2-3 देशों में भी जाने की योजना है। और फिर हमारा सर्दी में एक इन्वेस्टर मीट गुड़गांव में ही करने का विचार है। और पिछले दिनों जब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की तो तकरीबन 1,10,000 करोड़ का निवेश आया था, MOU हुए। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो योजना, ये 5 वर्षीय योजना है, तो 5 लाख का टारगेट सरकार ने रखा है कि 5 लाख इन्वेस्टमेंट उद्योगों द्वारा इस प्रदेश में इन 5 सालों में आएगी। तो मुझे उम्मीद है हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। 5 दिल्ली के यदि व्यापारी आते हैं तो हरियाणा का जो राजस्व है और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्या अनुमान? नहीं, अनुमान तो ये है कि यदि आएगा तो हमारा बहुत ही GST कलेक्शन बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, और उनको सुविधा भी हम देंगे। मैं कह तो रहा हूँ, उसका एक ऐसा मॉडल तैयार होगा, सिर्फ व्यापार करने के लिए या सामान खरीदने के लोग वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी होंगे। और एक देखने वाला जगह होगी कि जैसे लोग बाहर विदेश में जैसे आप ताजमहल देखने जाते हैं, ऐसी ही वहाँ जगह घूमने फिरने की भी होगी, वहाँ पार्क की व्यवस्था होगी। एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा नक्शा बनेगा कि शाम को बच्चों समेत आप घूमने के लिए एक रमणीक स्थल भी हम बनाने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल हरियाणा में निवेश बढ़े, इसको लेकर उद्योग मंत्री लगातार दिल्ली के व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए। और जल्दी हरियाणा में जो तमाम व्यापारी हैं वो अपना बिजनेस लेके आएंगे, जिससे कि हरियाणा का राजस्व बढ़ता हुआ नजर आएगा और हरियाणा खुशहाली की तरफ जाता हुआ दिखेगा। गुरुग्राम से कैमरामैन मूलचंद के साथ संजय राठौर। पलवल के जिला नागरिक अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है
कि गुरुवार रात करीब 10 बजे बिजली गुल होने के दौरान एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में किया गया। इस घटना ने सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं और बिजली बैकअप को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की जा रही है। अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। हरियाणा के पलवल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे स्वास्थ्य विभाग पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, ये वीडियो जिला नागरिक अस्पताल पलवल से आया है, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि ऑपरेशन थिएटर में अंधेरे में गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया जा रहा है। जी हां, वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में अंधेरा पसरा हुआ है और साथ ही साथ टॉर्च की रोशनी से गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस वक्त अस्पताल में लाइट चली गई थी, तो अगर लाइट चली गई थी तो ऑपरेशन थिएटर यानी कि अस्पताल का बैकअप सिस्टम कहां चला गया था? क्या जनरेटर व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी? अगर यह वायरल वीडियो सही है तो यह सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं है, ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है और स्वास्थ्य विभाग पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो के आने के बाद जो सिविल सर्जन हैं संजय सिंह, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये वीडियो पहुंचा है और हम इसकी जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या अस्पताल व्यवस्था में क्या खामी आ रही है जिसकी वजह से ये वीडियो सामने आया है। कुल मिलाकर अब सवाल हैं, सवाल के जवाब भी होंगे और जो उप सिविल सर्जन है वो जांच भी करेंगे। लेकिन बड़ा और गंभीर सवाल ये है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग लोगों की जान के साथ ऐसे कब तक खिलवाड़ करती रहेगी। कैमरामैन राज के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। गुरुग्राम में बहुप्रतीक्षित टावर ऑफ जस्टिस का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय परिसर बनकर तैयार है, जहां सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस 55 अत्याधुनिक कोर्ट रूम बनाए गए हैं। इस नए न्यायिक परिसर के शुरू होने से लोगों को एक ही परिसर में न्यायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। लोकार्पण समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। समारोह को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ऑफ टावर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। कल सीजीआई सूर्यकांत शर्मा यहां पर लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं जिला न्यायालय गुरुग्राम की ये भव्य तस्वीरें, जहां पर कल सीजीआई सूर्यकांत शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आकर लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, अधिवक्ता हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। किस तरीके से आप देखते हैं, काफी सालों से इंतजार था कि जस्टिस टावर बनकर तैयार हो, अब वो पूरी तरीके से जनता को समर्पित होने जा रहा है और एक ही छत के नीचे 55 के करीब जो न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, वो कहीं ना कहीं अब न्याय करते हुए नजर आएंगे। ये हमारे गुरुग्राम के लिए बड़े गर्व और गौरव की, जैसे बोलते हैं, अनुभूति हो रही है। बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि माननीय हमारे सीजीआई साहब और अन्य जो उनके साथ न्यायमूर्ति महोदय पहुंच रहे हैं। हमारे को इस न्याय भवन का कल इसका लोकार्पण होगा और गुरुग्राम की जनता के लिए और विशेष तौर पर हम अधिवक्ता बंधुओं के लिए ये भवन हमें मिलेगा। तो हमें बहुत अपार खुशी है और हम आपके चैनल के माध्यम से न्यायपालिका के साथ साथ अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का भी, सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो हमारे को कल माननीय न्यायमूर्ति आदरणीय शेखावत जी ने, NS शेखावत जी ने एक पत्र सौंपा है कि न्यायपालिका ने स्तुति की है, जो बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन है हमारे सेठी साहब, उन्होंने इस बात की स्तुति की है कि ये 5 एकड़ से ज़्यादा कुछ भूमि है वो वकीलों के चैम्बर के लिए इनको तुरंत प्रभाव से दी जाए। ऐसा पत्र कल जब माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने हम सब अधिवक्ताओं बंधुओं के सामने, हमारे बार प्रेसिडेंट, हमारे बार के जो बार काउंसिल के मेंबरान हैं, उनके समक्ष जब रखा तो हमारी जो खुशी है वो दुगना हो गई है। एशिया का सबसे बड़ा जो है जिला जो न्यायालय परिसर है यहाँ बनकर तैयार हुआ है। किस तरीके से आप देखते हैं, कितना लोगों को अब फायदा होगा? क्योंकि पहले अलग अलग कोर्ट में उनको जाना पड़ता था, क्योंकि एक बिल्डिंग के नीचे तमाम जो मजिस्ट्रेट थे वो नहीं बैठ पाते थे।
ये बात सच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में जो ये कोर्ट बिल्डिंग है, ये एक मील का पत्थर साबित हो रही है और होगी, क्योंकि पुरानी जो बिल्डिंग है जो आपने देखा है ये पीछे है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, नंबर ऑफ कोर्ट्स की कमी थी, लिटिगेंट्स के लिए जगह नहीं थी बैठने की, जो एलमद रूम्स थे, रिकॉर्ड रूम्स, उनमें जुडिशियल ऑफिसर्स को बैठने के लिए जगह दी गई थी। तो उस मामले में ये बिल्डिंग बहुत अच्छा है। न्यायपालिका और हरियाणा सरकार ने जो ये बिल्डिंग आप तैयार करवाई है और नए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में इतनी बड़ी बिल्डिंग है और सबके लिए फ़ायदा है। और गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी के लिए जहाँ लिटिगेशंस बहुतायत में हैं, एडवोकेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, करीब 10,000 प्लस रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं और 2,500-3 हज़ार प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं। तो उनके लिए भी ये है कि एक ही जगह, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर लगभग सारे कोर्ट्स होंगे। जबकि पहले ऐसा था कि मेन बिल्डिंग में सेशंस कोर्ट्स चलती थी, फिर नई बिल्डिंग में डीसी ऑफिस के साथ में कुछ कोर्ट्स थी, विकास सदन में चेक बाउंसेस के मैटर्स सुने जाते थे। तो उस मामले में ये बहुत राहत की बात है वकीलों के लिए भी, लिटिगेंट्स के लिए भी, और ये बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बधाई है। हम सब के लिए भी गर्व का विषय है कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी हमारे बीच कल आएंगे और वो इनका उद्घाटन करेंगे, जस्टिस सूर्यकांत साहब। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से अब वकीलों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक खुशी है, क्योंकि जिस तरीके से कल हम बात करें सीजीआई गुरुग्राम पहुंचेंगे और इस पूरी बिल्डिंग का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे, तो एक ही छत के नीचे 50 से अधिक जो हम बात करें मजिस्ट्रेट बैठेंगे और तमाम लोगों को न्याय दिलाते हुए नजर आएंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर। टावर ऑफ जस्टिस का इंतजार अब खत्म हो गया। कल देश के सीजीआई सूर्यकांत शर्मा इसका लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा दूं, गुरुग्राम का टावर ऑफ जस्टिस अब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो करीबन 3 साल में बनकर तैयार होना था, लेकिन बीच में कोविड आया, उसके बाद थोड़ा कार्य धीमे जरूर हो गया। अब ये कहीं ना कहीं न्याय परिसर बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गया। इसमें करीबन 55 जो है कोर्ट रूम बनाए गए हैं, जिसमें तमाम न्यायमूर्ति लोगों को न्याय दिलाते हुए नजर आएंगे। करीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से ये परिसर बनकर तैयार हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी कर ली गई है। ऐसे में कल की बात करें तो कल सीजीआई सूर्यकांत यहाँ पहुंचेंगे और लोकार्पण करेंगे। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं वो पहुंचेंगे और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के तमाम न्यायमूर्ति यहां पर मौजूद रहेंगे। इतना नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि भव्य जो ये प्रांगण है ये बनकर तैयार हुआ है। करीबन 7 एकड़ भूमि में ये न्याय परिसर टावर ऑफ जस्टिस बनकर तैयार किया गया है, जिसमें एक ही छत के नीचे तमाम लोगों को अब न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। तमाम सुविधाओं से लैस इस पूरे जो बिल्डिंग है इसको बनाया गया है। सीसीटीवी, वाईफाई, लिफ्ट जैसी तमाम आधुनिक सुविधाओं से ये परिसर लैस है। आप देख सकते हैं कि भव्य जो बिल्डिंग है वो बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। अब गुरुग्राम के जो वकील हैं उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक ही परिसर के अंदर तमाम जो मजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, वो इस परिसर के अंदर बैठकर अब न्याय देते हुए लोगों को नजर आएंगे। क्योंकि काफी समय से यही मांग चली आ रही थी कि गुरुग्राम का टावर ऑफ जस्टिस कम बनकर तैयार होगा। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। कल के कार्यक्रम की जो तैयारी है वो भव्य रूप से यहाँ की जा रही है। तमाम दिल्ली हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब कल का इंतजार है जब देश के सीजीआई सूर्यकांत शर्मा यहाँ पहुंचेंगे और इस भव्य बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद होंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर। हरियाणा में जगह जगह बारिश हो रही है। यमुनानगर में पिछले करीब 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। बताया जा रहा है कि कई सड़कों पर करीब 3-3 फीट पानी हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में कई दिक्कतें हो रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन का बारिश का अलर्ट जारी किया है।
जबकि यमुना नदी भी उफान पर है। सुबह 9 बजे हथनीकुंड बैराज पर 50,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया, जिससे लोगों के सिर पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने हरियाणा प्रदेश के उत्तरी हरियाणा के आज 7 जिलों में बरसात का अनुमान जारी किया है, जिनमें यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में बरसात होने की उम्मीद है। वहीं हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में कल 2 डिग्री तापमान में वृद्धि देखने को मिली और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा, लेकिन अभी भी महेंद्रगढ़ जिले का तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार बरसात होने की वजह से महेंद्रगढ़ जिले के तापमान में राहत मिली और उससे कहीं न कहीं उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिलती नजर आई, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही थी, जो तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया था। तो ऐसे में भीषण गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही बरसात हुई, मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हुई, उससे तापमान में 4 से 5 डिग्री जो कमी थी वो देखने को मिली और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। लेकिन अब मौसम विभाग ने यह अनुमान जारी किया है कि अगले 1 सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे एक बार फिर से उमस भरी गर्मी का यहाँ के स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो बरसात हुई थी उससे कहीं न कहीं जल भराव की समस्या भी देखने को मिली और मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि पीछे किस तरह से जो बरसात होती है तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से सड़क पर पानी जमा हो जाता है और उससे कहीं न कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको उस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के जो दावे पिछले कई दिनों से किए जा रहे थे कि गंदे नाले जो हैं उनकी सफाई का कार्य समुचित करवाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम NH जो स्टेट हाईवे है 24 पे खड़े हैं और इसके दोनों तरफ नाले बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो पानी जो है वो नालों में नहीं जाता है और सड़क पर ही जमा होता है। उससे जब बरसात के दौरान यहाँ से जो ट्रैफिक गुजरता है तो जाम की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। वही गड्ढे भी यहाँ के स्थानीय लोगों को दिखाई नहीं देते, जिससे कोई न कोई हादसा होने की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन के दावे थे कि शहर के अंदर जो गंदे नाले हैं उनकी समुचित सफाई करा दी गई है और किसी भी प्रकार की जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कागजों में वो सब दावे सही साबित हुए, लेकिन धरातल सतह पर उनकी सच्चाई कुछ भी नहीं है। वही जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। हरियाणा में मानसून ने दस्तक दे दी है। अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में भी लगातार 2 दिन से हो रही तेज बारिश ने कहीं न कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला की घग्गर नदी में, जिसे बरसाती नदी भी कहा जाता है, और अक्सर ही मानसून के समय में जो घग्गर नदी का जलस्तर है वो बढ़ जाता है। सुबह से ही लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल के और पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के कई इलाकों का जो पानी है वो इसी घग्गर नदी में आता है और लगातार जो घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो हर मॉनसून में जो घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ने से कहीं ना कहीं जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है। जहाँ प्रशासन के द्वारा मॉनसून को लेकर और नदी नालों के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पुलिस के द्वारा भी लगातार घग्गर नदी के किनारे मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति नदी में नहाने के लिए और पूजा पाठ के लिए ना उतरे। और लगातार पंचकुला के कई सेक्टरों में जो है जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी और प्रशासन जहाँ दावे कर रहा है कि उनके द्वारा मॉनसून को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई सेक्टरों में जिस प्रकार से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, प्रशासन और नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में मॉनसून के कारण बरसात और होगी और अगर घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं निचले इलाके जो हैं उनको नुकसान जरूर पहुंच सकता है। आपको बता दें कि पिछले समय में भी घग्गर नदी में जब मॉनसून के समय में जलस्तर बढ़ा था तो घग्गर नदी जो यहाँ से शुरू होती है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों से होकर गुजरती है, तो पिछले साल भी कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया था। अभी फिलहाल क्या स्थिति है आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर तेज बारिश होती है, लगातार बारिश होती है तो घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पंचकुला से हरियाणा न्यूज के लिए तारा ठाकुर।
रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।